सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। रॉकी रिमाइंडर इसका टाइटल है। चार धाम की यात्रा के लिए सरकार के द्वारा एक 6 लेन हाईवे बनाया जा रहा है, जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ रिसेंटली। 41 वर्कर्स जो हैं एक माइन के अंदर ट्रैप हो गए, जिनको लगभग 17 दिन लगे बाहर निकालने में। तो इस पूरे ऑपरेशन के बारे में इस आर्टिकल में बताया जाएगा। ये वर्कर्स क्यों फंसे, कैसे फंसे और कैसे निकाले गए, और ये घटनाएं बार बार उत्तराखंड में क्यों होती हैं। चार धाम के हाईवे का इन पूरे जो है एक्सीडेंट से क्या कनेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। एनवायरमेंटल या जियोलॉजिकल आर्टिकल है। ऐसी थीम के आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने आने चाहिए। आपका क्विज है आज का। ऑफ कोर्स आर्टिकल को पढ़ते हुए आपको वोकैब को, कॉम्प्रिहेंशन को और ग्रामर को भी साथ लेके चलना है। 13 क्वेश्चंस इस क्विज में आपको मिलेंगे। सॉल्यूशन क्लास के लास्ट में करवाएंगे आपको, है ना। पूरे मन से सीखो और 13 में से 13 मार्क्स लो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी रॉकी रिमाइंडर। देखिए, रिमाइंडर का मतलब होता है जो चीज़ आपको याद ताज़ा करवाए, किसी चीज़ की याद दिलाए। और रॉकी का मतलब होता है पथरीला या मजबूत। कह रहा है जी इन चट्टानों की जो एक्सीडेंट हुआ है, चट्टानों के अंदर, रॉक्स के अंदर या गुफाओं के अंदर, वहाँ से हमें एक रिमाइंडर मिला है जो रॉकी है। समझे बात को। ये रिमाइंडर रॉक्स की वजह से ही मिला है, चट्टानों की वजह से ही मिला है। और ये रिमाइंडर अपने आप में काफ़ी मजबूत भी है, रॉकी भी है। रिमाइंडर इस चीज़ का है कि हाईवेज़ आपको बनाने हैं, लेकिन उत्तराखंड जैसी स्टेट्स के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट आप नहीं कर पाओगे। जितना डेवलपमेंट करने की कोशिश करोगे उतनी ही ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है जी द सिल्क यारा टनल रेस्क्यू इज़ लॉडेबल बट द एक्सीडेंट वॉज प्रिवेंटेबल। कह रहे हैं ये सिल्क यारा टनल रेस्क्यू जो है, सिल्क यारा में, उत्तराखंड में टनल में यानी गुफा में जो रेस्क्यू किया गया, बचाया गया 41 वर्कर्स को, ये अपने आप में एक लॉडेबल काम है, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय काम है ना, प्रेज वर्दी है। कह रहे हैं लेकिन ये एक्सीडेंट ही अपने आप में प्रिवेंटेबल था। इस एक्सीडेंट को होने से रोका जा सकता था, ये इस्केपेबल था। समझ गए बात को। एक्सीडेंट ही अगर होने से रुक जाए तो फिर आपको रेस्क्यू करना ही क्यों पड़े। टनल रेस्क्यू आपका सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, एक्सीडेंट की वर्ब है वॉज, प्रिवेंटेबल जिसको प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, लॉडेबल जो कि अपलॉडेबल हो, प्रेजवर्दी हो, जो कि एडमायरेबल हो। ठीक है, प्रशंसनीय बोलते हैं हिंदी में। चलिए आर्टिकल क्या है आज का, एक कहानी की तरह है, मूवी की तरह बताऊंगा आपको। इसमें पूरी एक मूवी सी बनी हुई है, इंटरेस्टिंग है, मन से इसको पढ़ना है। सारी वोकैब देख लो इसकी, ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर अभी से दे दो। मॉक टेस्ट पासिस पे टेक्स्ट बुक की सेल अभी एक्टिव है, और इस सेल में खास ये है कि आप 6-7 महीने पुराने प्राइस पे आज भी मॉक टेस्ट पास को बाय कर पाएंगे 263 रुपीज़ के अंदर फॉर 1 ईयर। सेल का फ़ायदा ले सकते हैं 30 नवंबर रात 12 बजे तक। आज रात को 12 बजे सेल एक्टिव रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। इस सेल के अंदर आपको एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवेज़, जो भी एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हो उसके 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा रेगुलर पास 299 रुपये का। इस पर कूपन लगा लेना अलग से YT10। जैसे इस कूपन को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 263 रुपीज़। याद रखना कूपन लगाना है आपको YT10। वैसे जो प्रो मॉक टेस्ट पास है, प्रो पास के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। वो 399 का दिखाएगा, लेकिन कूपन लगाने पे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 351 रुपीज़। मेक श्योर टू यूज़ द कूपन, लिंक जो है कमेंट सेक्शन में रखा हुआ है। चलिए वो कैब शीट अपनी आज की 5-6 वर्ड्स हैं, फटाफट इनको देखेंगे। एक्सटोल से शुरू करना है। एक्सटोल, अपलोड, लॉर्ड, ग्लोरीफाई, ऑनर, सभी का मतलब होता है किसी की बहुत प्रशंसा करना, किसी को बहुत, समझ गए ना, बहुत रिगार्ड देना, किसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करना। इलॉन मस्क इज़ ऑफन एक्सटोल्ड एज द इन्वेंटर ऑफ 21st सेंचुरी। इलॉन मस्क को अक्सर एक्सटोल या प्रेज किया जाता है 21वीं सदी के फाउंडर, इन्वेंटर के तौर पे, आविष्कारक के तौर पे। चलिए, ये अपलोड और लोड एक ही वर्ड है, अगर आगे आप ऐप लगा देंगे तो अपलोड बन जाएगा, दोनों का मतलब भी सेम है।
ठीक है, तो लॉर्ड वर्ड आप आर्टिकल में आज देख चुके। अगला जो वर्ड अपने पास वो है इवैक्यूएट करना। इवैक्यूएट वर्ड के दो सिनोनिम्स हैं, दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है किसी को रेस्क्यू करना। कई बार आप देखते हैं कोई बच्चा जो है किसी गड्ढे में गिर गया, फिर उसको 5 दिन 3 दिन 2 दिन लगा करके बाहर निकाला गया, या कोई सोल्जर जो है कहीं फंस गया तो उसकी पूरी बटालियन आती है उसको निकालने के लिए, तो ये कहलाता है रेस्क्यू ऑपरेशन या इवैक्यूएशन। ठीक है, ये हो गया पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग होता है किसी इंसान को या चीज़ को किसी जगह से हटाना। जैसे मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर आया कि इस मकान से, इस प्रॉपर्टी से किराएदार को निकाला जाए, तो कोर्ट का ऑर्डर होगा इवैक्यूएशन ऑर्डर कि किराएदार यहाँ से हटे या इवैक्यूएट करे। तो दो तरीके से वर्ड यूज़ होता है, याद रखेंगे। ये वर्ड बना है वैक्यूम से। वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह, है ना, निर्वात। हेलीकॉप्टर्स वर यूज टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम देयर फ्लडेड होम्स। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया बचाने के लिए, निकालने के लिए या रेस्क्यू करने के लिए लोगों को उनके बाढ़ वाले घरों में या ऐसे घरों में जहाँ बाढ़ आ चुकी थी, फ्लड्स आ चुकी थी। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड है डिब्री। पीछे एस लगा हुआ है लेकिन इस एस को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ये डिब्री बोला जाता है, डिब्रीज नहीं बोला जाता। डिब्री का मतलब होता है किसी चीज़ की बची कुची रिमेन्स, है ना, मलबा बोलते हैं इसको हिंदी में। सेवरल नेवी शिप्स आर ट्राइंग टू रिकवर द डिब्री ऑफ द क्रैश्ड प्लेन। कई सारी नेवी के जो जहाज़ हैं कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने की या ढूंढने की मलबे को, क्रैश किए गए इस प्लेन के। रबल, रैकेज, रेमनेंट सभी मलबे के सिनोनिम है, मलबे के। आज आप रबल वर्ड और डिब्री वर्ड दोनों को आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है फर्वेंट। ये वर्ड बना है फरवर से। फरवर से, फरवर का मतलब होता है जोश, इंटेंस इमोशंस किसी चीज़ को लेकर के। और फर्वेंट का मतलब होता है जोशीला या इमोशन से भरा। मैं हमेशा बोलता हूँ फर्वेंट वर्ड को आप क्रिकेट से या किसी गेम से जोड़ के रखें। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप क्रिकेट के फर्वेंट फ़ैन हैं, जोशीले और इमोशनल फ़ैन हैं। इंडिया हार जाती है तो आप खाना नहीं खाते हैं। सम फर्वेंट फैंस फ्रॉम बोथ द टीम्स गॉट इन्वॉल्व इन अ फाइट आफ्टर द मैच। कई फर्वेंट फैंस जो थे, जोशीले या इमोशनल फैंस जो थे दोनों टीम्स के, वो इन्वॉल्व हो गए एक फ़ाइट में, एक झगड़े में मैच के बाद। फर्वेंट को आर्डेंट या पैशनेट भी बोलते हैं। चलिए 5-4 वर्ड्स हो गए। लास्ट वर्ड देख लो अपना आज का, जो कि है डिफाई, DEFY। डिफाई का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना या चैलेंज करना अथॉरिटी के ऑर्डर को। पुलिस ने कुछ ऑर्डर निकाला, कोर्ट ने कुछ ऑर्डर निकाला, आपके स्कूल में प्रिंसिपल का कुछ ऑर्डर है, अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो इन सब चीज़ों को आप डिफाई कर रहे हैं। डिफाइंग द लॉकडाउन्स, सम पीपल वर रोमिंग इन द स्ट्रीट्स। लॉकडाउन्स को डिफाई करते हुए, लॉकडाउन्स के ऑर्डर को डिसरिगार्ड करते हुए कुछ लोग सड़कों पे टहल रहे थे, है ना। रोम करना, घूमना फिरना, टहलना, ROAM। डिफाई करने को फ्लाउट या स्कॉफ करना भी बोलते हैं, और इसके लिए एक इडियम भी अपने पास, फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बात मानने से मना कर देना। ठीक है, फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आर्टिकल पे आ जाओ। समरी ये है कि ये उत्तराखंड में जो डिजास्टर हुआ है, 41 वर्कर्स 17 दिन तक फंसे रहे और फिर इनको निकाला गया खूब मेहनत मशक्क़त के बाद। ये अपने आप में एक प्रशंसनीय काम है, लॉडेबल रेस्क्यू ऑपरेशन है। लेकिन ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद सरकार को सोचना होगा कि बार बार ये हो क्यों रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस। कहीं 4 धाम का जो ये सड़क प्रोजेक्ट है जिसमें बार बार ये हादसे हो रहे हैं, कहीं ये सड़क प्रोजेक्ट तो जिम्मेवार नहीं है। 4 धाम सड़क प्रोजेक्ट पे वैज्ञानिकों की कुछ और राय है, लेकिन सरकार की कुछ और राय है। सरकार को इसको रिविजिट करना चाहिए, साइंस के हिसाब से ही सड़क प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए। साइंस ये कहता है कि बहुत बड़ी सड़क मत बनाओ उत्तराखंड में, बहुत लंबी सड़क मत बनाओ, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मत करो। चलिए आज की टोन है एनालाइजिंग, एनालाइज करेगा पूरे मामले को, थोड़ी कंसर्न्ड है। ठीक है, कंसर्न दिखा रहा है अपना इन एक्सीडेंट्स को लेकर के। वेलकमिंग टोन भी आज की, वेलकम भी कर रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। कह रहे जी द 41 वर्कर्स हु वर ट्रैप्ड फॉर 17 days इन द कोलैप्स टनल इन सिल्कियारा उत्तराखंड वर रेस्क्यूड। कह रहे 41 वर्कर्स जो ट्रैप्ड हो गए थे, ट्रैप होना फंस जाना, और कहाँ पे, कब, 17 दिनों के लिए ट्रैप हो गए थे, कोलैप्स की गई या ढह गई एक टनल में, एक गुफा में, सिल्कियारा नाम की जगह में उत्तराखंड पे।
कह रहे इन 41 वर्कर्स को ना जो ऐसे फंसे थे रेस्क्यू किया गया पैसिव वॉइस में, दे वर रेस्क्यूड या इवैक्यूएट किया गया। और कब? आफ्टर एक्सटेंसिव एफर्ट्स लेड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। काफ़ी सारे एक्सटेंसिव एफर्ट्स के बाद में, डिटेल्ड कोशिशों के बाद में, मेहनत मशक्क़त के बाद में, जो अगुवाई में हुई, जो लीड की गई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा। सिंपल सेंटेंस, कुछ भी रिपीट करने वाला नहीं है। वर्कर्स सब्जेक्ट है, वर रेस्क्यूड पैसिव वॉइस में इसकी वर्ब है, वर्कर्स को रेस्क्यू किया गया। हु आया वर्कर्स के लिए, हु की वर्ब है, वर ट्रैप्ड अगेन पैसिव वॉइस में, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्सटेंसिव यानी डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त डिटेल के अंदर की गई। कह रहा हूँ नवंबर 28 इवनिंग रेस्क्यू पर्सनल मैनेज टू ब्रीच द रॉक्स दैट हैड कोलैप्स्ड अराउंड द वर्कर्स। 28 नवंबर की इवनिंग को जो रेस्क्यू पर्सनल हैं, रेस्क्यू करने वाले जो लोग हैं इस संस्था के, उन्होंने मैनेज किया जैसे तैसे कि वो ब्रीच करें, वो तोड़ करके पहुँचे। ब्रीच करना यानी तोड़ना, उल्लंघन करना, किसी चीज़ के पार जाना। कैसे क्यों करके वो पार जाएं उन रॉक्स के जो कोलैप्स कर चुकी थी या ढह चुकी थी इन वर्कर्स के चारों ओर। तो पूरा ऑपरेशन यही था, जो केव टूटी थी है ना, गुफा, उसकी सारी रॉक्स को तोड़ करके इन वर्कर्स को बाहर निकालना है। जैसे तैसे इन्होंने 28 नवंबर को ये काम करके दिखाया। और फिर क्या किया इन्होंने? एंड इवैक्यूएटेड देम, और फिर इन लोगों ने वहाँ से इनको इवैक्यूएट किया या वहाँ से निकाल के बाहर लाए। रेस्क्यू पर्सनल की वर्ब है मैनेज्ड, इन्होंने मैनेज किया जैसे तैसे। दैट आया रॉक्स के लिए, दैट की वर्ब है हैड कोलैप्स्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया गया है क्योंकि पर्सनल ने मैनेज किया V2 में, पास्ट में, और जो रॉक्स थी वो पास्ट का भी पास्ट है, तो हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट में। फॉर्मूला आपको याद है 10th चैप्टर में अच्छे से, जब पास्ट टेंस आपको सेंटेंस में मिल जाए और उससे भी पहले कोई काम हुआ हो तो फिर उससे पहले वाला जो काम है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा V3 हैड के साथ लगा के। इवैक्यूएट करना, किसी को किसी जगह से हटाना। कह रहे जी एंड ऑफ इटसेल्फ द रेस्क्यू वॉज रिमार्केबल बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज मोबिलाइज टू अचीव इट। कह रहे जी अपने आप में, ऑन एंड ऑफ इटसेल्फ। ऐसे मत सोचो रेस्क्यू क्यों किया गया, ये घटना क्यों हुई, वो सब बातें भूल जाओ। अगर अपने आप में देखें, इंट्रिंसिकली देखें, एज सच देखें, तो ये रेस्क्यू जो है अपने आप में लॉडेबल है, रिमार्केबल है, प्रशंसनीय है। और क्यों? उन रिसोर्सेज की वजह से, संसाधनों की वजह से जो मोबिलाइज किए गए, जो काम पे लगाए गए इस रेस्क्यू को करवाने के लिए, टू अचीव इट। समझ गए सेंटेंस? रेस्क्यू की वर्ब है वॉज, मोबिलाइज करना, किसी चीज़ को काम पे लगाना, यूज़ में लेना। एंड ऑफ इटसेल्फ आपने देख लिया, एक फ्रेज होता है अपने आप में की बात करता है। कह रहे जी जस्ट अ डे आफ्टर अ पार्ट ऑफ द टनल केव्ड इन, ऑफिशियल्स वर एबल टू सप्लाई द ट्रैप्ड वर्कर्स विद ऑक्सीजन एंड फूड। कह रहे जी खाली एक दिन के बाद, जस्ट अ डे आफ्टर, और कब? जब एक पार्ट जहाँ टनल का, जब एक हिस्सा था इस गुफा का, केव का, वो केव इन कर गया, वो टूट गया, ढह गया। केव इन करना यानी गिर जाना, ढह जाना। कह रहे इसके ढहने के एक ही दिन बाद ऑफिशियल्स जो थे, अधिकारी जो थे, वो एबल रहे, सक्षम रहे कि वो सप्लाई करें इन फंसे हुए ट्रैप्ड वर्कर्स को ऑक्सीजन की और फूड की। तो सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी यही थी कि जब तक निकाला ना जा सके तब तक इनको खाना, पानी और हवा मिलता रहे। पार्ट की वर्ब है केव्ड इन, ऑफिशियल्स की वर्ब है वर। केव इन करना, ढह जाना, क्रम्बल कर जाना। यहाँ पे गुफा ढही है, टनल ढहा है, तो केव इन आपने लिख दिया, लेकिन केव इन इंसान भी कर सकता है। जब इंसान घुटने टेक दे, ढह जाए, बार बार उसको असफलता मिले, है ना, दुश्मन के सामने भी अगर आप हार जाएं तब भी आप केव इन करते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब आप काफ़ी तरीक़ों से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। हार मान ले या ढह जाने के लिए यूज़ होती है। कह रहे जी बाय November 16 an auger drill had been flown in from Delhi, assembled and pressed into service। नवंबर 16 तक एक ऑगर ड्रिल जो थी, ऑगर ड्रिल क्या होती है? हाथ से काम करने वाली हैंड ड्रिल। मैं आपको दिखा दूंगा इसकी फ़ोटो। एक हैंड ड्रिल जो है वो मंगाई गई दिल्ली से, फ्लाई इन की गई दिल्ली से, उसको असेंबल किया गया और सर्विस में लगाया गया।
देखिए ये होती है ऑगर ड्रिल, है ना, बड़े लेवल पे होगी, ऑफ कोर्स दिल्ली से मंगाई गई है तो काफ़ी बड़ी होगी, है ना। इस तरह की ड्रिल जो है हाथ से आदमी इसको ऑपरेट करेगा और अंदर खड्डा खोद करके किसी को निकालना है घुसाना है ये काम करेगा। तो ये दिल्ली से मंगा करके असेंबल करके काम पे लगा दी गई। 16 नवंबर तक ये काम हो चुका था। ऑगर ड्रिल जो मैंने आपको दिखाई हैंड ड्रिल ये वाली, इसकी वर्ब है हैड बीन फ्लॉन, दूसरी वर्ब है हैड बीन असेंबल्ड और तीसरी वर्ब है हैड बीन प्रेस्ड। तीनों वर्ब जो हैं पैसिव वॉइस में लगी हैं। करें इन द फॉलोइंग वीक एफर्ट्स टू रीच एंड रिलीज द वर्कर्स प्रोग्रेस्ड इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। कह रहा है जी आने वाले हफ्तों में इसके बाद वालों में कई कोशिशें थी जो पहुंचने की और रिलीज़ करवाने की, पहुंचने की और छुड़वाने की इन वर्कर्स को, वो प्रोग्रेस हुई, वो आगे बढ़ी धीमे धीमे करके फिट्स एंड स्टार्ट्स में। फिट्स एंड स्टार्ट्स एक ईडियम होती है, इसका मतलब होता है ऑन एंड ऑफ। एक दिन खूब चला फिर 2 दिन कुछ नहीं चला, ऑपरेशन जो है रुक रुक के चलता रहा। कह रहा है और कैसा क्यों हुआ भाई, रुक रुक के क्यों चला फिट्स एंड स्टार्ट्स में। कह रहा है एज ऑफिशियल्स एट द साइट डेल्ट विद ऑब्स्टिकल्स इन द ड्रिल्स पाथ, क्योंकि ऑफिशियल्स जो थे इस साइट पे, इस जगह पे, वो डील विद कर रहे थे, निपट रहे थे रुकावटों से, ऑब्स्टिकल से ड्रिल के पाथ में, इस हैंड ड्रिल के रास्ते में। अच्छा और किससे डील विद कर रहे थे भाई, इट्स ओन हेल्थ, इस ड्रिल की जो मशीन है इसकी खुद की हेल्थ से भी डील विद कर रहे थे कि ये ख़राब ना हो जाए। और किससे डील विद कर रहे थे, द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे रखी गई है उसकी स्टेबिलिटी से भी ये, समझ गए ना, डील विद कर रहे थे कि वो प्लेटफॉर्म कहीं हिल ना जाए, कहीं ड्रिल ही अंदर ना चली जाए गुफा के। और लास्ट में एंड द इफेक्ट ऑफ इट्स मोशन ऑन द सराउंडिंग रॉक, और उस प्रभाव से, इफेक्ट से भी डील विद कर रहे थे जो इस ड्रिल के मोशन का आया आसपास की चट्टानों पे। लंबा सेंटेंस है, सेमी कोलम से पहले का खाली पढ़ लो। तो पहले ड्रिल मंगाई, फिर आने वाले हफ्तों में काम धीमे धीमे शुरू हुआ, कभी ऑन कभी ऑफ, एफर्ट्स जो है चलते रहे क्योंकि ऑफिशियल्स के सामने समस्याएं कई थी, ड्रिल के रास्ते में रुकावटें भी आ रही थी, ड्रिल को खुद को भी सेव करना था, साथ में इसकी जो जिस प्लेटफॉर्म पर रखी गई थी उसको भी स्टेबल बनाना था, कहीं वो प्लेटफॉर्म ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, और साथ में ये भी देखना था कि ड्रिल का इफ़ेक्ट क्या है आसपास की चट्टानों पे, कहीं इसकी वजह से और चट्टानें ना हिल जाएं, वर्कर्स और नीचे ना दब जाएं। अच्छा हुआ क्या, कह रहे जी इन पर्टिकुलर दे हैड टू इंश्योर द वर्कर्स वर नॉट एंडेंजर्ड बाय रॉक्स, खास करके उनको इंश्योर करना पड़ा, दे हैड टू इंश्योर, इस चीज़ को सुनिश्चित करना पड़ा कि वर्कर्स एंडेंजर्ड ना हो, वर्कर्स खतरे में ना आए रॉक्स की वजह से या चट्टानों की वजह से। और कौन सी रॉक्स हैं, लूजन्ड बाय वाइब्रेशंस, जो ढीली पड़ गई हैं ड्रिल की वाइब्रेशन या कंपन की वजह से। ये सेंटेंस था पूरा लंबा, समझ आ गया, बहुत इजी सेंटेंस है, पूरी इनकी मशक्क़त दिखाई गई है, चैलेंजेस बताए गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स के। एफर्ट्स की वर्ब है प्रोग्रेस्ड, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है रुक रुक के, इसको स्पोरेडिकली भी बोलते हैं, इरेगुलरली भी बोलते हैं, ऑफ एंड ऑन, एक दिन ड्रिलिंग हुई एक दिन नहीं हुई, एक दिन ड्रिल ख़राब हो गई, है ना, कुछ ऐसे काम होते हैं जब रुक रुक के, तो फिट्स एंड स्टार्ट्स। ऑफिशियल्स की वर्ब है डील विद, सेकंड फॉर्म लगी हुई है डेल्ट विद। ऑब्स्टेकल यानी हिंड्रेंस, रास्ते में आने वाली रुकावटें। दे आया ऑफिशियल्स के लिए, वर्ब है हैड, दे हैड टू डू समथिंग, उनको ये काम भी पास्ट में करना पड़ा। वर्कर्स की वर्ब है वर नॉट एंडेंजर्ड, पैसिव वॉइस लगी हुई है, वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी को एंडेंजर करना यानी किसी को खतरे में डालना, डेंजर में डालना, एंडेंजर करना। लूजन यानी जो लूज हो चुका हो, लूजन यानी लूज करना या लूज होना, उल्टा है इसका होता है फास्टन या टाइटन, किसी चीज़ को फास्ट या टाइट करना। समझ पाए मैंने क्या लिखा है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ढीला करना लूजन, टाइट करना फास्टन या टाइटन। तो ये दोनों वर्ड सेम है, मतलब एक ही उसके है कैटेगरी के, याद रखें इनको। कह रहा है जी बट वर्क वॉज फोर्स टू अ होल्ट बाय November 25 व्हेन द ड्रिल्स ब्लेड्स लॉस्ट इन डिब्री। कह रहे लेकिन वर्क जो है फोर्स हो गया कि वो रुक जाए, इट वॉज फोर्स टू हॉल्ट। और क्यों, नवंबर 25 तक, जब जो ड्रिल है इसकी जो ब्लेड्स हैं वो लॉज हो गई, वो जाके रुक गई या फंस गई डिब्री में यानी मलबे में।
तो 25 नवंबर को ये ड्रिल मशीन जो है काम करना बंद कर गई। वर्क की वर्ब है वॉज फोर्स्ड, ब्लेड्स की वर्ब है लॉस्ट, लॉज करना, कहीं फंस जाना, रुक जाना। हॉल्ट का मतलब होता है ब्रेक, है ना। डिब्री, रबल याद होगा आपको, मलबे के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी वर्ड्स हैं। कह रहे द नेक्स्ट डे अ न्यू फेज ऑफ ऑपरेशन कमेंस्ड, अगले दिन ही एक नया फेज, एक नया चरण जो है इन ऑपरेशन का शुरू हुआ, कमेंस हुआ। न्यू फेज की वर्ब है कमेंस्ड। अब ऑपरेशन बताया गया आपको पूरा कॉलम लगा करके। वर्टिकल ड्रिलिंग with assistance from experts of rat hole mining to help clear the rubble। नया फेज था वर्टिकल ड्रिलिंग का, ऊपर से नीचे की ड्रिलिंग का। वर्टिकल क्या होता है? ऊपर से नीचे। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? लेफ्ट से राइट। समझ गए ना। तो वर्टिकल ड्रिलिंग का एक नया फेज शुरू किया गया, ऊपर से नीचे 90 डिग्री के एंगल पे। और इसकी ये कैसे हुआ? ये असिस्टेंस से हुआ, हेल्प से हुआ कई एक्सपर्ट्स की जो थे रैट होल माइनिंग के एक्सपर्ट्स। अब ये क्या होती है आपको दिखाते हैं, ताकि हेल्प कर सकें क्लियर करने में इस रबल को, इस मलबे को, रैकेज को या डिब्री को। तो बार बार नए नए तरीके से ड्रिल करके इन वर्कर्स को निकालना पड़ा। चलिए, अब ये जो फेज है इसकी वर्ब है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है बिगिन होना, शुरू होना या स्टार्ट होना। वर्टिकल ड्रिलिंग मैंने आपको समझा दिया। रैट होल माइनिंग क्या होती है? देखिए, रैट मतलब चूहा, होल मतलब गड्ढा, माइनिंग यानी खनन। एक छोटा सा होल बनाया जाए जिसमें चूहे की तरह एक आदमी घुसेगा और जाकर के जो अंदर जो भी रखा है, कोयला रखा है, जो भी चीज़ है उसको निकाल के ले आएगा। ये होती है रैट होल माइनिंग, जो कि बैंड है, एक ख़राब प्रैक्टिस है। इस पे वर्कर्स का खूब एक्सप्लॉयटेशन होता है। वर्कर्स कभी कभी अंदर फंस जाते हैं, वहीं मर जाते हैं, या फिर अंदर जा कर के घुट के मर जाते हैं। तो ये पहले होती थी, आज भी होती है, लेकिन इलीगली होती है। अब इसको बंद भी कर दिया गया। छोटे से बच्चे को अंदर डाल देते हैं, जाके तू थोड़ा थोड़ा करके कोयला निकाल के ले आ। तो रैट होल माइनिंग जो कि ख़राब एक प्रैक्टिस है, लेकिन इसके भी एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा, क्योंकि इन वर्कर्स को निकालने के लिए ये प्रैक्टिस जो है बड़ी काम की लगी। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट मिल सके। कह रहा है फाइनली ऑन November 28 द रेस्क्यूअर्स फाइनली पियर्स द कैवन एंड ब्रॉट द वर्कर्स आउट। आखिरकार 28 नवंबर को ये जो रेस्क्यूअर्स थे, इन्होंने आखिरकार पियर्स किया, भेदा या पेनिट्रेट किया इस कैवन को, इस गुफा को, और ब्रॉट किया, लेकर के आए वर्कर्स को आउट, वर्कर्स को बाहर। रेस्क्यूअर्स की वर्ब है पियर्स्ड और दूसरी वर्ब है ब्रॉट। केवन और केव एक ही बात है, गुफा को केवन या केव बोलते हैं। पियर्स करना, किसी चीज़ को भेदना, जैसे वो ड्रिल से आप पत्थरों में छेद करके अंदर जाएंगे ना, ये होता है पियर्स करना। कह रहे जी द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड द नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस, द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रा डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड एंड द इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ITBP अमंग अदर्स। कह रहे इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे या ये इन्वॉल्व करता था, इन सभी एजेंसीज को नाम इनके आपको दिए गए हैं। चलिए, फर्स्ट अपना हो गया चैप्टर, इसका फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें बताया गया आपको कि ये हुआ कैसे, कितना ये आइकॉनिक था अपने आप में, कितना इंपॉर्टेंट जो है रेस्क्यू ऑपरेशन था। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसको देखते हैं, फिर बढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ की तरफ। यहाँ बताया जाएगा कि इंसिडेंट होते क्यों हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो रीच वर्ड आपने देखा, मैं एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। रीच के बाद में टू लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आई रीच टू समवेयर, मैं रीच कर गया दिल्ली, आई रीच टू दिल्ली। आपने बहुत बार टू देखा होगा। आज कॉन्सेप्ट यही है कि रीच के बाद में टू लगाना है या नहीं लगाना, और क्यों नहीं लगाना अगर नहीं लगाना तो। देखो जी, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अंग्रेजी में सारी वर्ब्स हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम है, मीनिंग सेम रखती हैं, लेकिन इनके बाद के प्रपोजिशन जो है ना, एक वर्ब लेगी और दूसरी वर्ब नहीं लेगी। जैसे सीक का मतलब होता है ढूंढना, लुक फॉर का मतलब भी होता है ढूंढना, लेकिन सीक फॉर नहीं लिखना, सीक के बाद में फॉर नहीं आता। वैसे दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लेकिन लुक फॉर के साथ और सीक बिना फॉर के एक दूसरे के सिनोनिम बनेंगे। आंसर करना, रिप्लाई करना, रिप्लाई के बाद में टू लगाते हैं, आंसर के बाद में नहीं लगाते। कंप्राइज करना, कंसिस्ट ऑफ करना, कंसिस्ट ऑफ करना या कंप्राइज करना, किसी चीज़ का मिल के बना होना। जैसे किताब में 100 पन्ने हैं, द बुक कंप्राइजेज 100 जो है पीसीज ऑफ पेपर या 100 पेजेस।
तो यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ लेगा, लेकिन कंप्राइज अपने बाद में ऑफ नहीं लेगा। रीच के बाद में आप एट या टू ना लगाएं, रीच के बाद में कुछ नहीं लगता, अराइव के बाद में एट लगता है। तो रीच्ड एट दिल्ली, रीच टू दिल्ली गलत है, अराइव एट दिल्ली हो सकता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट था। बाकी के भी देख लो। मैरी या अलाइन विद, मैरी करना किसी से जुड़ना, शादी करना या किसी से जुड़ना। अलाइन विद भी जुड़ना होता है, लेकिन मैरी विद नहीं आता। अवेट और वेट फॉर, इनहैबिट और लिव इन, रिसेंबल और बी सिमिलर टू, अपोज एंड ऑब्जेक्ट टू। ये याद ही करनी पड़ेंगी आपको। 10 वर्ब्स हैं, मीनिंग सबका निकाल लो। अगर मीनिंग नहीं आता तो डिक्शनरी में चेक कर लो। इनहैबिट का मतलब होता है रहना और लिव का मतलब होता है रहना। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस बनाता हूँ इन वर्ब्स पे कैसे कैसे बनेंगे। स्टूडेंट्स आर वेटिंग या अवेटिंग फॉर देयर एग्जाम रिजल्ट। स्टूडेंट अपने एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखो सेंटेंस में एग्जामिनर ने 4 लगा के आपको दिया है, तो 4 लगाओगे तो आप इसको राइट वाली वर्ब जो है ना, इसको आपको चूज़ करना पड़ेगा जो 4 के साथ आती है। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर एग्जाम रिजल्ट। सम ओल्ड ट्राइब्स इनहैबिट और लिव दिस एरिया। कुछ पुरानी जनजातियाँ इस एरिया में इनहैबिट या लिव करती हैं, रहती हैं। इनहैबिट और लिव दोनों का मतलब होता है रहना, लेकिन लिव के बाद में इन लगता है, इनहैबिट के बाद में नहीं लगता। यहाँ पे इन लगाया भी नहीं गया, तो मतलब आपको इनहैबिट जो है वर्ब इसको चूज़ करना है। प्रेपोजिशन देखनी है आपको, उसके हिसाब से सही वाले वर्ड को चूज़ करना है। मीनिंग दोनों का सेम है। यू आर सिमिलर या रिसेंबल टू माई सिस्टर। आप सिमिलर हैं या रिसेंबल करते हैं मेरी सिस्टर को। रिसेंबल करना यानी उसके जैसा ही दिखाई देना। टू लगाया गया, टू लगाया गया तो फिर रिसेंबल नहीं आ सकता, रिसेंबल तो बिना टू के आता है। तो यू आर सिमिलर टू माई सिस्टर। अब इसमें एक छोटा सा पेज है, इसी कॉन्सेप्ट का एडवांस पार्ट भी बता देते हैं। देखो ये अपोज, कंप्राइज और मैरी, जिनको तीनों को मैंने अंडरलाइन किया है, इनके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है ना, लेकिन वर्ब फॉर्म में। जब ये तीनों वर्ड्स एडजेक्टिव बन जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, सेंटेंस एक्टिव में होगा और ये पास्ट पार्टिसिपल होंगे। जब अपोज्ड लिखा हो, कंप्राइज्ड लिखा हो, मैरिड लिखा हो और एक्टिव में लिखा हो, पैसिव में ना लिखा हो, तब उस केस में इनके खुद के प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। ठीक है, अब वो जो प्रेपोजिशन है वो लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे लगेंगे। द बुक वॉज कंप्राइज्ड 100 पेजेस। किताब मिलके बनी हुई थी 100 पेजेस से। वॉज कंप्राइज्ड में पैसिव वॉइस नहीं है। अगर ये पैसिव वॉइस होता तो इसका मतलब होता किताब को बनाया गया था 100 पेजेस से। कंप्राइज का मतलब होता है मिल के बनना। ये वर्ब पैसिव में यूज ही नहीं हो सकती। द बुक वॉज कंप्राइज्ड 100 पेजेस में आप यहाँ पे पैसिव नहीं लगा सकते, लगाओगे तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा। तो ये एक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ पे आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो वर्ब फॉर्म में कंप्राइज कोई भी वर्ब प्रेपोजिशन नहीं लेता, लेकिन एडजेक्टिव बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल, तब अपने बाद प्रेपोजिशन फिक्स रखता है। तो ये सेंटेंस जो है ऑफ कोर्स एक्टिव होगा। ठीक है, वैसे ही फार्मर्स आर अपोज द न्यू लॉज। फार्मर्स जो है नए लॉज के खिलाफ हैं, कानूनों के खिलाफ हैं। अपोज यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है खिलाफ। अगर ये एडजेक्टिव ना हो और आप इसको पैसिव मान लें तो पैसिव वॉइस कैसे निकलेगा? फार्मर्स को खिलाफ किया जाता है, लॉज के खिलाफ। फार्मर्स को खिलाफ किया जाता है। खिलाफ कैसे, किसी को कैसे खिलाफ करोगे आप? अपोज वर्ब का मतलब होता है खिलाफ होना या खिलाफत करना, किसी चीज़ के खिलाफ खड़ा होना। तो ये वर्ब जो है पैसिव में यूज़ नहीं हो सकती। फार्मर्स आर अपोज्ड में अपोज्ड एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पार्टिसिपल है, और यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे टू का। और वैसे अपोज वर्ब अपने बाद में टू नहीं लेती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। वैसे शी इज़ मैरिड एडम, वो मैरिड है एडम से, शादीशुदा है एडम से। यहाँ भी मैरिड एक एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर ये पैसिव हो तो इसका मतलब होगा उसकी शादी की जाती है एडम से। क्या रोज़ शादी होती है उसकी एडम से? पैसिव वॉइस के अंदर तो ये इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, उसकी शादी रोज़ एडम से होती है, ऐसा तो नहीं है। तो वो मैरिड है, शादीशुदा है एडम से। मैरिड यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे आप टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शी इज़ मैरिड टू एडम। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। दोनों को मिक्स करके आपको बताया है। मेरे ख्याल से साथ में पढ़ोगे ना तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि इन तीनों वर्ड्स के बाद में आप कभी कभी प्रेपोजिशन क्यों देखते हैं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाया जाए तो यहाँ पे रीच के बाद में आपको वर्कर्स के लिए कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना था। चलिए आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे।
इसमें कह रहा है इन ए पोस्ट ऑन एक्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉल्ड द रेस्क्यू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री। कह रहा है एक पोस्ट में एक्स पे, एक्स क्या है, एक प्लेटफॉर्म का नाम है, ट्विटर इसको बोला जाता था, अब एक्स बोलते हैं। कह रहा है ट्विटर पे एक ट्वीट करते हुए एक्स पे हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने कॉल किया या बुलाया, और कैसे बुलाया, किसको, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बुलाया हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन की तरह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन हिस्ट्री। सिंपल सेंटेंस, मुर्मू साहब की वर्ब है, मैडम की कॉल्ड। अच्छा, कॉल वर्ब के बाद एक कॉमन सी मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, एक तो कॉल वर्ड है, एक टर्म है टर्म, और एक है कंसीडर। कॉल और टर्म का मतलब होता है किसी को कोई नाम से बुलाना, कंसीडर का मतलब होता है किसी को किसी रूप में मानना। इनके बाद में एज का इस्तेमाल ना हो कभी भी। द कॉल्ड द रेस्क्यू एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एज है ना, ये एज जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। आई कंसीडर यू एज माई फ्रेंड, गलत बात है। आई कंसीडर यू माई फ्रेंड, एज का कंसीडर के बाद में या कॉल के बाद में या टर्म के बाद में कोई यूज नहीं है, ठीक है। चलिए याद रखना इसको, फिर किसी क्लास में डिटेल में करवाएंगे। कह रहा है जी इट मे वेल बी बट द स्केल एंड द फॉरवर्ड विद विच इट वॉज अंडरटेकन ऑल्सो कास्ट एन अनफेवरेबल स्पॉटलाइट ऑन द चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। कह रहा है जी जरूर होगा, इट मे वेल बी, ये रेस्क्यू ऑपरेशन हिस्ट्री में सबसे अच्छे ऑपरेशंस में से एक ज़रूर होगा। कह रहा है लेकिन जो लेवल था, स्केल था, और जो उत्साह था, जोश था, फरवर था या इमोशंस थे, इंटेंसिटी थी, जिसके साथ में विद विच इस ऑपरेशन को अंडरटेक किया गया, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैरी आउट किया गया। कह रहा है ये चीज़ जो है ना, ये भी कास्ट करती है, डालती है एक अनफेवरेबल स्पॉटलाइट को। कास्ट का मतलब होता है डालना या फेंकना, स्पॉटलाइट आप जानते हैं रोशनी। कह रहा है ये गलत रोशनी में ये चीज़ दिखाती है हमारे चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट को। अच्छा, और किस चीज़ को भाई, एंड ऑन द से अनसेफ वर्किंग एनवायरमेंट्स ऑफ दोज एक्सपेक्टेड टू बिल्ड सच इंफ्रास्ट्रक्चर। कह रहा है ये स्पॉटलाइट डालती है उस असुरक्षित अनसेफ वर्किंग एनवायरमेंट पे, उन लोगों से, उन लोगों का जो एक्सपेक्टेड हैं, जिनसे ये आशा है कि वो बिल्ड करेंगे चार धाम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट को। बात की जा रही है कंपनीज की, इंफ्रा कंपनियां जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करवाती हैं। सेंटेंस समझ में आया? जरूर ये हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट में से एक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है, लेकिन जिस स्केल पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और जिस इंटेंसिटी के साथ हुआ, एक ड्रिल मंगा रहे हैं, दिल्ली से आ रही है, फिर वो ख़राब हो रही है, फिर दूसरी ड्रिल मंगा रहे हैं। कह रहा है जी इसको देख करके ये जो है ना पूरा मामला एक बुरा प्रकाश डालता है, स्पॉटलाइट डालता है अनफेवरेबल वाली चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट पे, और उन कंपनियों पे जो इस प्रोजेक्ट को कर रही हैं उनमें कैसी वर्किंग कंडीशन है, एनवायरनमेंट है। इट की वर्ब है मे बी, स्केल और फरवर इन दोनों की वर्ब है कास्ट। अब आप पूछोगे दो सब्जेक्ट्स की वर्ब सिंगुलर कैसे हो गई? अब कर दी इसने, क्या करे बताओ, गलती करती ना इसने। यहाँ पे कास्ट की जगह पे कास्ट लिखना चाहिए, प्लूरल जो है वर्ब बनानी चाहिए, ठीक है। दोनों की वर्ब है कास्ट। फरवर आप समझते हैं किसी के लिए जोश, उत्साह या इमोशंस, इंटेंसिटी। इट आया प्रोजेक्ट के लिए, वॉज है, वॉज अंडरटेकन इसकी वर्ब है, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। अंडरटेक करना, किसी चीज़ को अंजाम देना, कैरी आउट करना। कह रहा है जी इन बोथ दिस इंसिडेंट एंड वन इन जुलाई व्हेन अ क्रेन कोलैप्स्ड on and killed 20 workers working on the Nagpur Highway Samruddhi Expressway in Thane. The contractor was Navayuga Engineering Company Limited. कह रहा है जी दोनों ही जगह में, दोनों ही इंसिडेंट्स में, और कौन कौन से? कह रहा है जी दिस इंसिडेंट, ये वाला इंसिडेंट, और एक वो वाला जो जुलाई में हुआ था जब एक क्रेन जो है कोलैप्स कर गई, और किसके ऊपर? ऑन लगा के बता रहा है 20 वर्कर्स के ऊपर, और किल भी कर गया उनको। क्रेन कोलैप्स्ड ऑन 20 वर्कर्स एंड क्रेन किल्ड 20 वर्कर्स। कह रहे कोलैप्स करके जब एक क्रेन ने मार दिया 20 वर्कर्स को ढह करके, और वो वर्कर्स जो काम कर रहे थे, वर्क ऑन कर रहे थे इस एक्सप्रेसवे पे थाने के अंदर। कह रहे दोनों ही केसेस में जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो फर्म थी, वो थी नवयुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी लिमिटेड।
तो इस कंपनी की भी जांच होनी चाहिए कि इसी कंपनी में बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं। क्रेन की वर्ब है कोलैप्स्ड, दूसरी वर्ब है किल्ड। द क्रेन कोलैप्स्ड ऑन 20 वर्कर्स एंड द क्रेन किल्ड 20 वर्कर्स। ऑन प्रेपोजिशन का ये यूज़ आप देख रहे हो ना कितना ज़रूरी है। सेंटेंस में अगर ऐसे लिख देता क्रेन कोलैप्स 20 वर्कर्स तो गलत हो जाता। कोलैप्स 20 वर्कर्स के ऊपर की है तो ऑन का इस्तेमाल यहाँ वर्ब के साथ में होगा। कॉन्ट्रैक्टर की वर्ब है वॉज। करेजी द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट द स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ बोथ इंसिडेंट्स, टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट recurrence of similar situations and ensure on site working conditions। कह रहे अब सरकार को तीनों काम करने होंगे। पहला काम है सरकार को इन्वेस्टिगेट करना होगा, जांच करनी होगी उन खास मुद्दों की या कारणों की, स्पेसिफिक कॉजेज की, जो दोनों इंसिडेंट्स को, जिनकी वजह से इंसिडेंट्स हुए, दोनों ही केसेस में अच्छी सी जांच करो कि क्यों ये सारा मामला बैठा। दूसरा काम क्या करना है, सरकार को, गवर्नमेंट को मस्ट टेक स्टेप्स। अब ये मस्ट यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, वही मस्ट जो है ना यहाँ पे अंडरस्टूड है। सरकार को कदम भी उठाने होंगे रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रेकरेंस को या पुनरावृत्ति को या रेपिटिशन को ऐसी सिचुएशंस की। रेकरेंस क्या होता है, री प्लस में अकरेंस। अकरेंस यानी किसी चीज़ का घटित होना, रेकरेंस मतलब बार बार घटित होना। तो स्टेप्स लेने होंगे कि बार बार ऐसी घटनाएं इस कंपनी के साथ में ना हो। और तीसरा काम सरकार को करना होगा मस्ट इंश्योर, सुनिश्चित करने का कि जो ऑन साइट वर्किंग कंडीशंस हैं, ऑन साइट मतलब साइट के ऊपर जो वर्किंग कंडीशंस हैं जहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, कह रहे दोज कंडीशंस इंक्लूड सेफ्टी फीचर्स, उन कंडीशंस में सेफ्टी फीचर्स भी इंक्लूडेड हों, वो भी शामिल हों। समझ में आ गया सेंटेंस? सब्जेक्ट वो मिला लो, बाकी तो बड़ा इजी मेरे ख्याल से आज का आर्टिकल है, मज़ा आ रहा होगा आपको, फ्लो बन रहा होगा पूरा, इजी पढ़ने में आ रहा है सारा। कॉन्ट्रैक्टर जो है गवर्नमेंट की 3 वर्ब्स हैं, पहली है मस्ट इन्वेस्टिगेट, दूसरी मस्ट टेक, तीसरी मस्ट इंश्योर। कंडीशंस की वर्ब है इंक्लूड। रेकरेंस होती है पुनरावृत्ति या रेपिटेशन, किसी चीज़ का बार बार अकर होना, घटित होना, हैपन होना। करेक्ट। देन अगेन इफ अनसेफ एनवायरमेंट्स आर द इशू, ongoing work on the Chardham highway itself may need to be reconsidered। कह रहा अगर सरकार ये सारे काम कर ले और फिर पता लगे देन अगेन कि जो अनसेफ एनवायरमेंट्स हैं वही इशू है, बाकी सब कुछ ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंट ही ख़राब है जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। कह रहा अगर ऐसा निकल करके आए तो फिर जो काम चल रहा है चारधाम हाईवे का, इसको खुद को ही ज़रूरत होगी कि ये रिकंसीडर हो, इस पे पुनर्विचार हो कि क्या इस काम को इतने बड़े स्केल पे ही करना है, क्या छोटा करके निपटा सकते हैं फटाफट के? नहीं। कह रहा है सिंस, ऐसा क्यों? सिंस एक्सपर्ट्स हैव रेपिटेडली रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लोकल टेरेन। कह रहा है ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बार बार रेपिटेडली, या यूं कह दे मतलब बार बार, है ना, रेज किया है, उठाया है कंसर्न्स को, चिंताओं को, और किस चीज़ को लेकर के भाई? कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के, उत्तराखंड के लोकल टेरेन की, वहाँ के लोकल ज़मीन की। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? उस ज़मीन पे एक वक्त पे कितने आदमी कैरी किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, रहे जा सकते हैं। लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है कैरिंग कैपेसिटी। मान लीजिए कोई पहाड़ है, वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट रखेगी कि 100 आदमी, एक बार में 100 से ज़्यादा आदमी इस पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे। ऐसे ही पुलों की, ब्रिजेस की भी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि एक वक्त में 500 से ज़्यादा लोग इस ब्रिज को पार नहीं करेंगे, या 3 से ज़्यादा व्हीकल इस ब्रिज से नहीं जाएंगे। तो वैसे ही एक्सपर्ट्स ने बार बार बताया है कि उत्तराखंड में कैरिंग कैपेसिटी उतनी है ही नहीं जितने आप बड़े बड़े हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो कह रहा है और एंड स्लोप कटिंग एक्टिविटीज़ डिफाइंग जियोलॉजिकल विजडम। एक्सपर्ट्स ने रेज किया है कंसर्न्स को कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के, और दूसरा स्लोप कटिंग एक्टिविटीज़ को लेकर के। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें स्लोप काटी जाती है, जिसमें ढाल बनाई जाती है पहाड़ों से, और जो डिफाई करती है, डिसरिगार्ड करती है जियोलॉजिकल विजडम को, भू वैज्ञानिक से जुड़ी हुई समझदारी को। तो जियोलॉजिकल विजडम तो यही कहती है कि ज़्यादा वहाँ पे ढाल पहाड़ मत बनाओ, जो बना हुआ है उसी में रह लो, जितना प्यार से रह सकते हो। सिंपल सेंटेंस आ गया समझ में ना? लंबा है।
एनवायरमेंट्स की वर्ब है आर, वर्क की वर्ब है मे नीड, टू बी कंसीडर्ड यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव है, वर्क को नीड है रिकंसीडर होने की, वर्क किसी को कंसीडर नहीं करेगा, वर्क पे नीड है कि उसको कंसीडर किया जाए। पैसिव वाली वॉइस आ रही है ना, पैसिव वाला आपको साउंड आ रही होगी, तो इसलिए टू बी प्लस में V3। एक्सपर्ट्स की वर्ब है हैव रेज्ड, रेज करना यानी उठाना, कंसर्न्स को उठाया गया है दो चीज़ों के बारे में, अबाउट लगा करके दोनों चीज़ों को लिखा गया है। पहली चीज़ है कैरिंग कैपेसिटी, कंसर्न्स अबाउट द कैपेसिटी, एंड दूसरी चीज़ है स्लोप कटिंग एक्टिविटीज डिफाइंग द विजडम। डिफाई करना, किसी चीज़ को डिसरिगार्ड करना। कह रहा है द रेस्क्यू वॉज सर्टेनली लॉडेबल बट इफ एडिक्वेट अटेंशन इज पेड टू वर्कर्स एंड द हाईवेज फ्यूचर यूजर्स सेफ्टी सच ऑपरेशंस मे नॉट बी नीडेड ऑल टुगेदर। कह रहा है जी रेस्क्यू ऑपरेशन जो था सच में ही लॉडेबल था, प्रशंसनीय था, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर एडिक्वेट अटेंशन पे की जाए, पूरा ध्यान दिया जाए इस चीज़ का, और किस चीज़ का भाई, वर्कर्स की और हाईवे के जो फ्यूचर यूजर्स हैं, जो इस हाईवे पे लोग चढ़ेंगे, कह रहा है उनकी सेफ्टी को, वर्कर्स की और हाईवे पे आने जाने वाले लोगों की सेफ्टी को। तो कह रहा है ऐसे ऑपरेशंस हो सकता है ज़रूरत ही ना उनको टोटली या ऑल टुगेदर। समझ में आ गई बात? चलो सब्जेक्ट वर्ब को मैच करेंगे। अटेंशन की वर्ब है इज पेड, पैसिव ये बना हुआ आपका फर्स्ट कंडीशनल। अटेंशन, इफ द अटेंशन इज पेड ऑपरेशंस मे नॉट बी नीडेड, है ना। अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। आज बारिश आती है तो हम छुट्टी रखेंगे, अगर आप टाइम पे आते हो तो हम कॉफ़ी पीने जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट कंडीशनल वाला जो है यहाँ पे यूज़ किया गया, आपको फर्स्ट कंडीशन लगाया गया। रेस्क्यू की वर्ब है वॉज। और तो कुछ देखने वाला मुझे लग नहीं रहा इसमें। ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली। रैप अप करें आर्टिकल को। बहुत इजी था आज का आर्टिकल, 10 में से एक बार ऐसा इजी आर्टिकल आपको मिलेगा। क्वेश्चंस पे आओ। 3 क्वेश्चंस बनाए आज मैंने कॉम्प्रिहेंशन के। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पैसेज के हिसाब से क्या सरकार को एक्शन लेना चाहिए इन इंसिडेंट्स को लेकर के जो मेंशन किए गए आर्टिकल में। क्या कर सकती है सरकार? सरकार 4 धाम के काम को ही बंद कर दे, सीज कर दे सारे ऑपरेशंस को। सरकार जो है इन्वेस्टिगेट करे, अंदर घुस के कॉजेज़ को देखे, प्रिवेंट करे इनके बार बार होने को, और इंश्योर करे सेफ्टी फीचर्स को। सरकार बजट बढ़ा दे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, इसमें और खर्चा करे। या सरकार नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज जो हैं इनको डिसबैंड कर दे, इन संस्थाओं को ख़त्म कर दे। प्रीलिम्स लेवल का सवाल है ये तो। मेरे ख्याल से आंसर बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको, खुद से निकाल लो इसका। मीनिंग तो निकाल ही लिया आपने, एक ही आंसर है, मैंने डाल दिया फर्स्ट कमेंट में, अपने आंसर से मेरा मैच करना, ठीक है। खुद से दिमाग लगाओ, बहुत ईजी है। सेकंड में पूछ रहा है जी इनमें से किस चीज़ ने इस सिल्क यारा टनल रेस्क्यू को रिमार्केबल या प्रशंसनीय बनाया, खास बनाया। ऐसी कौन सी घटना हुई इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जिसकी वजह से ये रेस्क्यू अपने आप में खास है। कह रहे जी क्योंकि ड्रिल को जो है बड़े आराम से सक्सेसफुली असेंबल कर लिया गया, क्योंकि वर्कर्स इसमें लंबे वक्त तक फंसे हुए थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज और एफर्ट्स लगे, या क्योंकि ये टनल का जो कोलैप्स करना अपने आप में ही एक खास घटना है, रेयर अकरेंस है। थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज किया आपको यहाँ पे। आंसर अपना, आपको जो फर्स्ट टाइम में आंसर लग रहा है ना वही आंसर है। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है ना पढ़ाई लिखाई की, इंग्लिश की, जो आंसर आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे लग रहा है देखते ही वही सही आंसर होगा। जितना ज़्यादा सोचोगे इसका आंसर उतना गलत निकलेगा। आंसर रखा है फर्स्ट कमेंट में, इसकी हिंट भी डालूंगा मैं कि सही आंसर जो है वो क्यों है, ठीक है, मैच कर लेना। थर्ड पे आ जाओ। इनमें से कौन सी ऑब्स्टेकल ने, कौन सी रुकावट ने ऑगर ड्रिल को रोक दिया? अनस्टेबल प्लेटफॉर्म ने रोक दिया, या वो मलबा था जो ड्रिल की ब्लेड्स में आ गया उसकी वजह से रुक गई वो, या वर्कर्स की सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से रोकना पड़ा, या फिर इफ़ेक्ट हो गया था ड्रिल के मोशन का आसपास की पत्थरों पे। सीधा सा आंसर है इसका। तो देखो जी ये तीनों चीज़ें जो थी ना, ए बी और डी, हाँ, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये डर थे कि ऐसा हो ना जाए। एक्चुअल में ये सब हुए नहीं, डर लग रहा था करते हुए, ड्रिल को यूज़ करते हुए।
हुआ क्या था? हुआ था सी। ड्रिल तो तब रोकी गई जब उसमें कचरा फंस गया, यानी रास्ते में मलबा आ गया। ये तीनों लगाते हुए डर लग रहा था ड्रिल को, लेकिन ये तीनों घटनाएं एक्चुअल में नहीं हुई। तो बी सी आंसर बनेगा इस केस में आपका। कॉलम्स को मैच कर लोगे आप, मेरे ख्याल से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक्सटोल का मीनिंग अपलोड होता है, फर्वेंट का मीनिंग इंट्रिंसिकली होता है, जोड़ना है आपको, ठीक है। फ्लाई इन द फेस ऑफ, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। चलो लास्ट पे 4 क्वेश्चंस मिलेंगे एरर्स के। देखो आज के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। जहां एरर्स आपको मिलेंगी उसके आसपास के वर्ड्स को मैंने डार्क ब्लैक कर दिया है, ठीक है। अब जो ग्रामर कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो इस क्वेश्चन पे अप्लाई होंगे। चारों एरर्स मैंने सही करके कमेंट में डाल दिए हैं, फर्स्ट कमेंट से चेक कर लेना और बताना आउट ऑफ 13 कितने मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन साइनिंग ऑफ।